हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग परसेंटेज का अपना नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 करने वाले हैं। बच्चे, इसमें 2 से 3 क्लास अभी और लगेंगी, है ना। 2 से 3 क्लास मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूँ कि आज 9वीं क्लास है और 2 से 3 क्लास यानी कि टोटल 12 क्लास परसेंटेज में हम लेकर चलेंगे। तो चूंकि देखो, क्लास आपकी 50-55 मिनट की होती है। अगर यही क्लास मान लो 1.5 घंटे की या पौने 2 घंटे की होती है, 1.5 घंटे की भी होती, तो ये आपका 7 से 8 क्लास में हो जाता है कंप्लीट। एक तो वो फैक्टर है, 55 मिनट की क्लास होती है, 50 मिनट की होती है। एक आध क्लास तो बीच में 35 मिनट पे खत्म करनी पड़ी है। और दूसरा, एक दो क्लास मैं अपनी तरफ से ऐड करता हूँ आपके हर चैप्टर में। चलो, तो फिर जहां पे कल एंड किया था वहीं से शुरू करते हैं। बच्चे, कल मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, विभाजन किसका? धन राशि का। और उसमें मैंने आपको 2 फैक्टर बताए थे। एक तो बनता है कुल धनराशि में से विभाजन, जिसके क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और एक बनता है आपका शेष धनराशि में से विभाजन, रिमेनिंग में से विभाजन। ठीक है, शेष का जिसका मैंने एग्जाम्पल भी आपको कल दिया था। और उसको हम जहां भी शेष धनराशि में से विभाजन आएगा ना, सवाल में आपको अलग पहचानने की मैं बताऊंगा ट्रिक, कैसे पहचानेंगे कौन सा क्वेश्चन है ये। तो जब भी शेष धनराशि में से विभाजन कहेगा, तो उसको हम एक लाइन, वन लाइनर मेथड से करेंगे और वो मजा आएगा उसे करने में आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने, ये रहा। ये शायद मैंने आपको कल होमवर्क भी दिया था। आप सवाल को बड़े आराम से पढ़ो, बहुत आराम से, और आप देखो सवाल को कि क्या परसेंटेज से पहले शेष वर्ड लगा है, क्या परसेंटेज से पहले रिमेनिंग वर्ड लगा है। अ पर्सन स्पेंड 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, अब 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन रेंट, 30% ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर एक्सपेंडिचर। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% किराए पर, शेष का 30% अन्य वस्तुओं पर खर्च करता है। शेष का। अब कह रहा है उसे 29,400 रुपए की बचत होती है। बताओ उसने अन्य वस्तुओं पर कितना खर्चा किया। अन्य वस्तुओं पर, ये तो बाद का काम है। पहले हम उसकी कुल सैलरी निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चा? उसकी कुल सैलरी। अब ये सवाल 2 तरीके से हो सकता है, एक तो ट्री मेथड से और एक वन लाइनर से। ट्री मेथड पहले मैं आपको करा देता हूं कि मान लो उसकी जो आय है, उसकी जो सैलरी है वो 100 यूनिट है या 100 रुपए है, ये मान लिया मैंने। उसकी आय कितनी है? 100। अब उसने अगर 20% भोजन पर खर्च कर दिया, तो यानी कि 100 में से 20 रुपए किस पे कर दिए? भोजन पर। अब अगर 100 में से 20 भोजन पर कर दिए, तो जरा मुझे बताना रिमेनिंग कितने बचे होंगे। तो 100 में से 20 हटा दो, रिमेनिंग बचा है 80 रुपए। भाई 100 में से 20 घटाने पर बचे हैं 80 रुपए। अब कह रहा है जो शेष बचे हैं, यानी कि जो 80 बचे हैं, उसका 25% किराए पर, उसका 25% किराए पर, यानी कि रेंट पर कितना दिया उसने? 25%। किसका? किसका? 80 का। 80 का। तो 25 चौकू 100 और 4 से जाएगा 20 बार। तो रेंट पर कितना कर दिया? 20। अब आप देखो, अगर 80 में से 20 रुपए रेंट पर दे दिए, तो शेष कितने बचे हैं? भाई 80 में से अगर 20 रुपए रेंट पर दे दिए तो शेष बचे हैं 60। शेष कितने बचे हैं? 60। अब कह रहा है ओके, जो शेष बच गए हैं, यानी कि जो 60 रुपए बच गए हैं, इसका 30% अन्य वस्तुओं पर खर्च किया। तो यानी कि 60 का 30% क्या मतलब रहा? 30/100 गुणा 60, तो ये आ गया 18 रुपए। यानी कि 18 रुपए उसने अन्य वस्तुओं पर खर्च कर दिए। तो 60 में से अगर अन्य वस्तुओं पर खर्च करे, तो रिमेनिंग कितना बचा होगा? 60 में से 18 घटा दो सर, रिमेनिंग बचा होगा 48। रिमेनिंग कितना बचा होगा? 48। सवाल की ट्री समझ में आया आपको? मैंने माना 100 रुपया उसकी सैलरी है, 20% भोजन पर, तो 20 रुपए अलग कर दिए, रिमेनिंग बचा 80। अब कह रहा है शेष का 25% किराए पर, तो 80 का 25% 20 रुपया किराए पर।
शेष कितना बचा, हटा दो, 60 रुपए बचा। कह रहे शेष का 30% अन्य वस्तुओं पर, तो 60 का 30% यानी कि 18 रुपए अन्य वस्तुओं पर। तो शेष कितना बचा, 60 में से 18 हटा दो, 42 बचा। कितना बचा बच्चे, 42 बचा। कितना बचा, 42। अब सवाल ने कहा उसके पास तो लास्ट में 29,400 बचे हैं, तो क्या मैं ये कहूंगा 42 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 29,400। 29,400। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 29,400 बटा 42। 21 दूनी 42, 21 एकम 21, 21 चौके 84, और 2 से जाएगा 700 बार। एक यूनिट की वैल्यू 700। कह रहा है अन्य वस्तुओं पर खर्चा, कई बार या बहुत बार आपसे कहेगा कुल सैलरी कितनी है, तो हम एक यूनिट 700 और 100 यूनिट निकाल देंगे 70,000। कई बार कहेगा कुल सैलरी, तो 100 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे, लेकिन उसने इस बार सैलरी नहीं पूछी, अन्य वस्तुओं पर खर्चा। तो अन्य पर खर्चा कितना है, 18 यूनिट। 18 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 18 गुणा 700, तो 18 सत्ते 126 और 2 जीरो। कितना आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए 12,600 बिल्कुल सही है। बताओ। ये तो हो गया इसका ट्री मेथड। अच्छा मेथड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बच्चे इसे प्रीफर करते हैं और बहुत सारे लोग इसे अच्छा भी मानते हैं। अच्छा मैं भी मानता हूं, लेकिन इसका एक और अच्छा मेथड है, उसे भी देख लेते हैं। दोनों आने चाहिए आपको। एक और अच्छा मेथड है इसका, क्या कि भाई उसकी सैलरी, जो उसकी सैलरी उसे मिली, हमें नहीं पता कितनी मिली है, तो मान लो उसकी सैलरी कितनी है, ए रुपए है। मान लो उसकी सैलरी जो है वो ए रुपए है, जो उसके अकाउंट में आई, जो उसके अकाउंट में आई कितनी है, ए रुपए। अब समझना, अगर उसने 20% भोजन पर खर्च कर दिया, आप अपने दिमाग में जवाब देना, जरूरी नहीं कमेंट बॉक्स में दो। अगर उसने 20% भोजन पर खर्च कर दिया तो बचा कितना होगा, परसेंट में ही बताओ। अगर उसने 20% भोजन पर खर्च किया तो बचा कितना होगा, आप कहेंगे सर 80% बचा होगा, तो गुणा 80 बटा 100। अब फिर उसने क्या बोला, उसने बोला जो शेष बच गया, यानी कि भोजन पर खर्च करने के बाद इतना बचा है, जो शेष बचा है उसका 25% किराए पर खर्च कर दिया। अगर 25% किराए पर किया तो कितने परसेंट बचा होगा, परसेंट में ही बताना है। अगर आप 25% किराया दे देते हो तो कितने परसेंट आप बचाते हो किराया देने के बाद। 100 में से घटा दो सर 75%। कितना, 75%, तो गुणा 75 बटा 100। फिर कह रहा है जो शेष का 30% अन्य वस्तुओं पर, यानी कि अगर 30% अन्य वस्तुओं पर खर्च कर रहा है तो भैया बचाएगा कितना, 100 में से घटा दो तो 70% बचाएगा। और ये किसके बराबर होगा, ये 29,400 के बराबर होगा। किसके बराबर बच्चा, 29,400 के बराबर। बस यहां से आप उसकी सैलरी निकाल दो, कितनी आएगी भाई, 25 तिया 75, 25 चौकू 100, 4 से जाएगा 20 बार, और 20 पंजे 100, 5 से जाएगा 14 बार, 14 से इसको काटो, 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 0 0, और 2 जीरो से गुणा कर दो, तो ए बराबर कितना आ गया, 2100, और ये 2 जीरो से, और नहीं 3 से भी कटेगा, ये 3 बच गया है ना, 3 सत्ते 21, 700 बार, तो ए बराबर कितना आ गया, 700, और ये 100 की गुणा उधर कर दो, तो ये आ गई उसकी सैलरी, 70,000 रुपए उसकी सैलरी आ गई। बच्चे 95% क्वेश्चन में, 95% सवाल में आपको उसकी सैलरी पूछेगा कि बताओ उसकी सैलरी कितनी है। अब ये पहला ही क्वेश्चन आ गया जिसमें उसने सैलरी नहीं पूछी, तो इसमें हमें थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। इस मेथड में क्या करना पड़ेगा, हमसे पूछा है अन्य वस्तुओं पर खर्चा कितना है, तो हम क्या करेंगे भाई, ये 70,000 उसकी सैलरी है, अगर उसने 20% भोजन पर खर्चा किया तो बचा होगा 80%, अगर उसने 25% किराए पर खर्चा किया तो बचा होगा 75%। अब जो ये बचा हुआ है देखो,
भोजन और किराए पर खर्च करने के बाद जो उसके पास बचा है उसका 30% अन्य वस्तुओं पर खर्चा किया, 30%। और वही आपसे पूछा है अन्य वस्तुओं पर खर्चा, तो आपको इसका 30% निकालना है। क्या करना है? इसका 30%। भाई ये तो आपका जो बचा है क्या, भोजन तथा रेंट के बाद जो शेष बचा है, भोजन तथा रेंट के बाद जो शेष बचा है वो इतना पार्ट है, और इसका 30% उसने अन्य वस्तुओं पर खर्चा किया। तो भोजन तथा रेंट के बाद जो शेष बचा इसका 30% निकाल दो, वही आपका आ जाएगा कि अन्य वस्तुओं पर खर्चा कितना होगा। बताएंगे जरा। तो आप कहेंगे सर ये 4 जीरो जो है इन 4 जीरो से सीधा सीधा काट दो, ये 2 जीरो जो है इन 2 जीरो से सीधा सीधा काट दो। बचेगा कितना? 7 गुणा 8 गुणा 75 गुणा 3, यही बचेगा ना। तो गुणा करते चले जाओ भैया, 75 तिया कितना होता है? 225। 8 में गुणा करो फिर 7 में करो, तो पहले 8 में करेंगे 1800 आ जाएगा, और उसको फिर 7 में गुणा कर दो तो 126 और 2 जीरो। कितना आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर ए। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि 95% क्वेश्चन में, 95% क्वेश्चन में आपसे केवल कुल सैलरी पूछेगा, उसकी केवल कुल सैलरी। 5% सवाल ऐसे होंगे जिनमें आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाएगा, उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अब ये पहला ही क्वेश्चन ऐसा आ गया तो हमने दोनों तरीके से कर लिया। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आइए जरा इसके पास, बताइए भाई जरा। बोलो भाई बोलो। कितना बन रहा है भाई? एक आदमी अपनी आय का 30% शिक्षा पर, ओके, कह रहा है शेष का, रिमेनिंग का 50% राशन पर, ओके, कह रहा है बचे हुए धन में से 1000 रुपए मकान का किराया दे देता है और बाद में 1800 रुपए बचाता है, बाद में 1800 रुपए बचाता है। ओके, अब आप मुझे बताओ कि मान लो उसकी आय ए रुपए है, मान लिया मैंने, मान लिया उसकी सैलरी कितनी है? ए रुपए। अगर उसने 30% शिक्षा पर दे दिया तो 30% शिक्षा पर देने के बाद कितना बचा है? आप कहेंगे 70% बचा है, गुणा 70/100। अब कह रहा है जो शेष है, जो शेष है उसका 50% राशन पर खर्च कर दिया। अगर 50% राशन पर खर्च करता है तो बचेगा कितना? 100 में से 50 घटा दो सर, 50% ही बचेगा। अब कह रहा है इनके बाद जो शेष बचा उसमें से 1000 रुपए मकान का किराया दे दिया, तो 1000 रुपए हमें माइनस करना है ना भाई, ये शेष में से 1000 रुपए माइनस करना है। और इसके बाद फाइनली उसके पास कितने बचे हैं? 1800 रुपए। क्या यहां तक की बात समझ में आई? नहीं आई हो तो मैं रिपीट करता हूं, सुनना। मैंने आपसे क्या बोला? मैंने उस आदमी की सैलरी को मान लिया ए। क्या मान लिया? मैंने उसकी सैलरी को मान लिया ए। अब कह रहा है 30% वो एजुकेशन पर देता है, तो 100 में से 30 घटाओ,
70% बचाता होगा। यस, ये लिख दिया। कह रहा 50% राशन पर खर्च करता है। अगर 50% राशन पर खर्च करता है तो बचेगा कितना? 100 में से 50 घटा दो, 50% बचेगा। अब कह रहा है जो ये बचा इसमें से 1,000 रुपए किराया दे देता है, तो इसमें से 1,000 माइनस कर दो, क्योंकि हमें जो बची धनराशि है वो निकालनी है। तो 1,000 माइनस कर दो। कह रहा है फाइनली 1,800 रुपए बचे, बराबर 1,800। अब ये माइनस का 1,000 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। आप क्या करो, 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा a गुणा, ये गया 7/10 दूनी 20, बराबर कितना होगा? ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 2,800 बन जाएगा। भाई 1,800 और 1,000 कितना? 2,800। 7 चौकू 2,800, 400 बार गया, तो ए बराबर कितना हो गया? 400 गुणा 20, तो 4 दूनी 8 और 3 जीरो, कितना आंसर आ गया? 8,000। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है। जब भी वो कंटिन्यूअस परसेंटेज लिखेगा, कंटिन्यूअस परसेंटेज यानी कि कोई आदमी अपनी आय का 20% यहाँ, 30% यहाँ, 40% यहाँ, 10% यहाँ, तो वो क्वेश्चन होगा जो कल मैंने आपको कराए। और जब भी सवाल में लिखेगा कि भाई मान लो उसने 10% यहां खर्च कर दिया, शेष का इतना परसेंट यहां, शेष का इतना परसेंट यहां, ये वर्ड पे फोकस करना है। सवाल की कंडीशन, दशा, सब कुछ इसी वर्ड से चेंज होगी। इस वर्ड को पकड़ना है वैसा आपने, शेष का, बस। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोला सवाल ने, जरा देखेंगे। बताओ भाई, जल्दी से, टाइम दिया मैंने आपको इस सवाल के लिए, बताएंगे जरा क्या होगा। बताओ बताओ बताओ। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9%, 31% और 9% भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है। यहां शेष वर्ड नहीं लगा, 9% से पहले शेष वर्ड नहीं लगा, रट्टा नहीं मारना है। सवाल की लैंग्वेज को पढ़ना है। सवाल की लैंग्वेज का रट्टा मारोगे तो मैं फंसा दूंगा कहीं ना कहीं, अपने ही सवालों में फंसा दूंगा मैं तुम्हें फिर। सवाल ने क्या बोला, पढ़ो। अपनी मासिक आय का, ये देखो, अपनी मासिक आय का 31 और 9, कहीं भी उसने ऐसा नहीं बोला 31% और शेष का 9% ना, उसने बोला है आय का 31 और 9, तो इन दोनों को जोड़ना है हमें। 31 और 9 भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है, ओके। अब उसने वर्ड यूज किया, कह रहा इन दोनों के बाद जो शेष बचा, इन दोनों के बाद जो शेष बचा, उस शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। प्रति माह 4,500 बचाता है, जो भोजन और कपड़े पर, जो भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष धनराशि के आधे के बराबर है। जो शेष धनराशि बची है उसके आधे के बराबर है। बताओ उसकी मासिक आय कितनी है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यानी कि महंगा सवाल है भाई, महंगा सवाल। हमें, मैंने मिक्स करके क्वेश्चन दिया आपको। पहले मैंने आपको वो क्वेश्चन कराए जिनमें शेष वर्ड नहीं था, कुल धनराशि में से डिस्ट्रीब्यूशन था। फिर मैंने आपको 2-3 सवाल वो कराए जिनमें शेष का, शेष का, शेष का था। अब ये सवाल मैंने आपको मिक्स करके दे दिया। अगला सवाल भी मिक्स करके आएगा, दोनों क्वेश्चन मिक्स करके आएंगे, ये और इससे अगला भी।
यानी कि इसमें शेष का भी है और ऐसे भी हैं जिनमें परसेंटेज को डायरेक्ट जोड़ना है। ये प्रॉपर हमारी अंडरस्टैंडिंग पर काम करेगा। उसने बोला है कि अपनी आय का 31 और 9%, 31 और 9, तो सबसे पहले तो 31% और प्लस 9% दोनों को हमें एक साथ जोड़ना है। ये बनेगा टोटल 40%। 31% भोजन यानी कि फूड पर, और ये आपका क्लोथ पर यानी कि कपड़े पर। 9% किस पर? कपड़े पर। कह रहा है दोनों को मिलाकर 40% खर्च करता है। उसके बाद जो शेष बचा उसका 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है और महीने में 4500 बचाता है, जो कि भोजन, कपड़े और शिक्षा के बाद बची धनराशि के आधे के बराबर है। बची धनराशि के। अब सबसे पहले मुझे बताओ, मान लो उसकी महीने की सैलरी ₹A है। मान लो, सामने देखो, पेन साइड में रख के सामने देखो, बहुत महंगा सवाल है, बोला है तो फिर अच्छा सवाल है ये। मैंने कहा उसकी महीने की सैलरी ₹A है। अब अगर उसने 31 और 9%, टोटल मिलाकर कितना? 40% अगर उसने खाने पर और कपड़े पर खर्च कर दिया, 40% अगर खाने और कपड़े पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना होगा? आप कहेंगे सर 60% बचा होगा। भाई, खाने और कपड़े पर खर्च करने के बाद, सुनो, खाने और कपड़े पर खर्च करने के बाद जो बचा वो कितना है? 60% है। 100 में से 40 हटा दिया। अब कह रहा है जो शेष बचा, यानी कि जो ये शेष बचा है, ये पूरा टोटल, इस शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर। बच्चे एक बात बताओ, 1/3 का मतलब है 1/3। अगर उसने 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, यानी कि 3 में से अगर एक हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना होगा? 3 में से एक घटा दो सर, 2/3 बचा होगा। अब सर ये 2/3 कैसे आया? कुछ लोग टाइप करने लग जाएंगे 2/3 कैसे आया। आप लोग प्लीज सुनो, उसने 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया, यानी कि 3 में से एक हिस्सा बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा? 3 में से एक माइनस कर दो, 2 हिस्सा बचाया होगा और 2/3 आ गया। ये अब उसका खाना, कपड़ा और बच्चों की शिक्षा के बाद जो बचा है वो है ये। खाना, कपड़ा और बच्चों की शिक्षा के बाद जो बचा है ये वो है टोटल। सवाल कह रहा है कि उसने प्रति महीने 4500 रुपए बचाए, जो कि खाना, कपड़ा और बच्चों की शिक्षा के बाद जो बचा उसके आधे के बराबर है। यानी कि इस टोटल का अगर मैं आधा कर दूं, आधा ये वाला आधा कर दूं, तो ये 4500 के बराबर होगा। ये लाइन यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो और यहां पे एंड कर दो। उसने बोला वह प्रति महीने 4500 रुपए बचाता है, जो कि भोजन, कपड़ा और बच्चों की शिक्षा के बाद जो पैसा बचा उसके आधे के बराबर है। तो भोजन, कपड़ा और शिक्षा के बाद तो ये बचा है, इसका आधा कर दिया बराबर 4500। बस एक ही वैल्यू निकाल दो, सवाल हो गया। एक लाइन में सवाल है, आपको सवाल समझ में आना चाहिए बस। 2 से 2 गया, 3 से जाएगा 20 बार और 20 से जाएगा 5 बार, और 5 की गुणा उधर जाकर 4500 में कर दो तो 225 आ जाएगा। 45 पंजे कितना होता है? 225, और बाद में ये 2 जीरो। तो उसकी महीने की सैलरी कितनी है? 22,500। ठीक है? नहीं, पूरा निकालने के बाद आधा नहीं करना है बच्चा। एक बच्चा कह रहा है सर पूरी सैलरी निकालने के बाद आधा नहीं, वो सवाल फिर आप समझे ही नहीं। मैंने इसीलिए तो ये 2 लाइन बनाई, ये यहां स्टार्ट किया, यहां बंद किया। इसको पढ़ो। आधा किसका है? शेष का आधा है 4500। अच्छा सवाल है, स्टार लगा लेना, दोबारा रिवीजन करना है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखो। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, देखो जरा बच्चे से। कह रहा है सुशांत के पास जो धन था उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया। जो भी पैसा था उसका 30% पत्नी को दे दिया। अब यहां से पढ़ो सवाल को। अपने दोनों पुत्रों को वह शेष धनराशि में से प्रत्येक को 18% देता है।
प्रत्येक को। ओके, अब जो शेष बचा उसका 3/4 विविध मदों पर खर्च कर देता है। 3/4, 3/4 यानी कि 3/4, और 19,600 की शेष राशि को बैंक में जमा कर देता है। बताओ सुशांत के पास कितनी धनराशि थी। अब मैं सवाल को आपको समझाता हूं, थोड़ा सा समझना। सवाल क्या है कि सुशांत के पास कुछ पैसा था, उसने जितना भी पैसा था उसका 30% अपनी वाइफ को दे दिया। 30% किसको दे दिया? वाइफ को। अब अगर उसने 30% वाइफ को दे दिया तो कितना बचा? आप कहेंगे सर 70%, 70%। मैं कहूंगा हाँ। अब जो बचा है, जो धनराशि बची है, उसका, दो बेटे हैं उसके, उस शेष धनराशि का 18-18% दोनों को दे दिया। तो क्या ये दोनों बेटों का 18-18 36% हो जाएगा? यस और नो में जवाब दो। उसने ये बोला, देखो यहां से पढ़ो, कि शेष धनराशि में से प्रत्येक को 18% दिया। प्रत्येक को, ये लाइन पे बड़ा फोकस करना है, प्रत्येक को। तो अगर एक बेटे को 18 तो दूसरे को भी 18 दिया होगा। तो टोटल कितना परसेंट दिया उसने दोनों बेटों को? 36% दिया कि नहीं? बोलो, क्या उसने दोनों बेटों को 18 + 18 36% दिया? आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल दिया है 36%। चलिए अब सवाल शुरू करते हैं, बस यही समझने वाली बात थी। मान लो सुशांत के पास ए रुपया था शुरू में, अगर उसने 30% अपनी पत्नी को दे दिया तो कितना परसेंट बचा? आप कहेंगे 30% पत्नी को दे दिया तो 70% बचा होगा। ओके, फिर कह रहा है अपने दोनों पुत्रों को शेष में से यानी कि 30% पत्नी को देने के बाद जो बचा उसमें से प्रत्येक को 18% देता है। प्रत्येक को, अगर एक बेटे को 18, दूसरे को भी 18, तो दोनों को मिलाकर कितना देगा? 36% देगा। तो अगर दोनों बेटों को उसने 36 दे दिया परसेंट, तो उसके पास कितने परसेंट बचा होगा? बोलो, अगर उसने दोनों बेटों को 36% दे दिया तो उसके पास कितने परसेंट बचा है? बोलो, 100 में से 36 घटा दो, 100 में से 36 घटा दो, तो आप बताओगे मुझे कि अगर दोनों बेटों को 18 + 18 36% दे दिया तो बचा कितना होगा? 100 में से 36 घटाओगे तो दोनों बेटों को देने के बाद उसके पास 64% बचा होगा। कितना बचा? 64%। अब कह रहा है, अब आगे पढ़ो, कह रहा है जो शेष बची धनराशि है, यानी कि ये टोटल जो शेष बची धनराशि है, इसका 3/4 विविध मदों पर खर्च करता है। 3/4 से मतलब क्या है? 3/4। 3/4 का मतलब क्या है? 3/4। अगर वो 4 में से 3 खर्च कर देता है, भाई 3/4 उसने मिसलेनियस वर्क पे खर्च कर दिया, विविध मदों पर खर्च कर दिया। तो अगर 4 में से 3 उसने मिसलेनियस पे खर्च कर दिया तो कितना बचाया होगा? 4 में से 3 माइनस कर दो सर, 1 बचाया होगा और बटे 4। और उसके बाद फाइनली उसके पास कितने बचे हैं? 19,600। बस यहां से ए की वैल्यू निकाल दो और सवाल का जवाब आपके सामने है कि सुशांत के पास कितनी धनराशि थी। तो आप कहेंगे सर 4 से जाएगा 16 बार, 0 से 0 काट दो, 7 से जाएगा 7 दूनी 14, 7 × 8 56, 0 0। 16 से चला जाएगा या 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40, 0 0। और 2 से जाएगा आपका 1750 बार। कितनी बार? 1750 बार। और ये 3 जीरो की मल्टीप्लाई और कर दो उधर, तो 1750 और उसमें 3 जीरो की मल्टीप्लाई और कर दो। अरे नहीं, 175, ये 350 बचेगा ना, सॉरी, ये 350 बचेगा।
350 बचेगा और ये फिर आपका 175 आ जाएगा, 175। ठीक है, तो 175 की 3 जीरो में मल्टीप्लाई और कर दो तो कितना आ जाएगा, 1,75,000। है ना भाई। देखो मैंने क्या किया, 4 से काटा 16 बार, 16 को 8 से काटा, 8 दूनी 16, इसको 8 से काटा, 8 तिया 24, 8 पंजे 40 और एक जीरो ये आ गया। फिर 2 से काटा इसको 175 बार, और ये नीचे 3 जीरो थी, उधर जाकर गुणा हो गई, तो 1,75,000 आपका जवाब आ गया सुशांत की सैलरी। ये काटा पीटी में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है बच्चा, ये कोई इसकी क्लास नहीं होती, काटा पीटी की कोई क्लास नहीं होती। आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ और जिस तरीके से मैं काट रहा हूं उसको बड़े गौर से ऑब्जर्व करके ही समझ में आएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर 2-4 क्लास ऐसे काटने पीटने की, मैं 100 क्लास भी करा दूंगा, जब भी आपको समझ में नहीं आएगा काटा पीटना। आपके दिमाग में ये वहम होगा बहुत सारे बच्चों के, मैं सर काटना पीटना भी सिखाओ। मैं कह रहा हूं मैं 100 क्लास तो करा दूंगा काटने पीटने की, जब भी आपको काटना पीटना नहीं आएगा, जब तक कि आप सवाल को ऑब्जर्व करके, क्योंकि हर नए सवाल में नई तरीके से काटना पीटना होगा, हर नए सवाल में। तो फिर भाई कितनी बार काटना पीटना सिखाऊं आपको, तो आपको बेहतर है कि जिस तरीके से मैं काट रहा हूं वहीं से सीखो। 70% कहां से आया, 30% पत्नी को दे दिया, तो 100 में से 30 घटा दो, 70% बचा। 1/4 कहां से आया, उसने 3/4 खर्च किया है, यानी कि 4 में से 3 खर्च किया, 4 में से 3, तो 4 रुपए आपके पास है, 3 रुपए खर्च हो गए, कितने बचे, 1 रुपया बचा, तो 1 और बटे 4 ऐसे आया। 64 कहां से आया, एक बेटे को 18% दिया, दूसरे को भी 18, टोटल 36%। 100 में से 36 घटा दो, 64% बचा होगा। 70 में से 36 माइनस नहीं करना बच्चे, गलत समझ रहे हो आप चीजों को। ये 70/100 इसका परसेंट है, इसका 70/100% है, इसमें से 64 नहीं माइनस या 36 माइनस नहीं करोगे आप। चलो अब आपको मैं लेकर चलता हूं अगले टाइप की तरफ। फाइनली ये बड़ा सा टाइप एंड होता है और अब हम एक आसान से टाइप की तरफ चलते। दोनों बड़े टाइप थे, जनसंख्या वाला भी बड़ा टाइप था और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी वाला भी बड़ा टाइप था। अब एक और बड़ा टाइप बचा हुआ है, उसकी हम एक क्लास में पूरी कराऊंगा आपको। इलेक्शन वाले सवाल जो है ना, इलेक्शन वाले क्वेश्चन जो हैं, उसके लिए ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी जो मैं पीछे करा चुका हूं। ये नहीं पढ़ा आपने, मान लो आपने जनसंख्या वाला पार्ट या मनी डिस्ट्रीब्यूशन वाला नहीं पढ़ा है और सीधा आप इलेक्शन पढ़ोगे, फंस जाओगे। ये पढ़ के आना वहां। अब हम चलते हैं अपने आसान से टाइप। आसान बोला हूं तो आसान ही है, फिर ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, आप मार्केट जाते हो और मार्केट जाकर आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हो, बाइक में। आपको पता है पेट्रोल की कीमत है, मान लो पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल का रेट कितना है, पेट्रोल का रेट कितना है, आपको पता चला सर पेट्रोल का रेट है 100 रुपए पर लीटर। सपोज दैट जो भी है, पेट्रोल का रेट कितना है, 100 रुपए पर लीटर, यानी कि 1 लीटर 100 रुपए का आता है पेट्रोल। आपने कहा यार मेरी बाइक में ना 5 लीटर पेट्रोल डाल दो, तो आपकी खपत, खपत यानी कि कंजप्शन, उसको क्या बोलेंगे, जितना लीटर आप पेट्रोल डलवा रहे हो दैट इज कॉल्ड खपत, उसको बोलते हैं कंजप्शन। जो रेट चल रहा है पेट्रोल का दैट इज कीमत, जितना लीटर आप पेट्रोल डलवा रहे हो दैट इज कंजप्शन, खपत। अब बात आती है किस पर, पैसे निकालो निकालो भैया, 5 लीटर डल चुका है आपके बाइक में पेट्रोल, तो अब बात आती है कि आपका खर्चा कितना हो गया, एक्सपेंडिचर, आपका एक्सपेंडिचर कितना हो गया। तो आप कहेंगे सर 1 लीटर 100 रुपए का है, तो 5 लीटर कितना आएगा, सर 500 रुपए का खर्चा हो गया। क्या आपने यहां से एक फॉर्मूला सीखा कि अगर मुझे खर्चा निकालना है, अगर मुझे खर्चा निकालना है तो मुझे कीमत को खपत से गुणा करना पड़ेगा, अगर मुझे एक्सपेंडिचर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, तो मुझे कंजप्शन को रेट से गुणा करना पड़ेगा। क्या मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं
कि खर्च अगर मुझे चाहिए तो भैया मैं क्या करता हूं, मैं कीमत को खपत से गुणा करता हूं। इंग्लिश में अगर मुझे एक्सपेंडिचर चाहिए तो मैं रेट को कंजप्शन से क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करता हूं। क्या करता हूं, रेट को कंजप्शन से मल्टीप्लाई करता हूं, तब जाकर मुझे खर्चा पता चलता है कि मेरा जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हुआ है। ये बात तो हो गई बेसिक फॉर्मूले की। अब इसे हम पढ़ेंगे किसमें, अनुपात में, यानी कि रेशियो में। तो कैसे पढ़ते हैं रेशियो में, जरा चलते हैं। अनुपात में कैसे इसको कवर करते हैं। भाई मान लो मैंने आपसे बोला कि किसी, या फिर अगर मैंने आपसे बोला कि पेट्रोल की जो कीमत है ना, पेट्रोल का जो रेट है वो ए पहले था और बी बाद में हो गया, यानी कि पहले और बाद में बढ़ गया या घट गया, जो भी है, मैं रेशियो लिख रहा हूं। पहले ए था पेट्रोल की कीमत और बाद में हो गई बी। सपोज दैट भाई मान लो 20% बढ़ गया कोई कीमत, तो 20% बढ़ने का मतलब क्या हुआ, 1/5, यानी कि रेशियो हो जाएगा 5 से 6। तो ये वही रेशियो लिखा है मैंने ए से बी। अगर आपसे कहेगा मान लो सेब की कीमत 20% बढ़ गई, तो आप रेशियो को कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 5 और उसमें 1 जोड़कर 6 लिखोगे। तो ये मैंने बड़ा कॉमन सा रिलेशन लिखा है ए से बी। पेट्रोल की कीमत ए से बी हो गई या किसी की भी कीमत। सपोज मैंने कहा खपत, दूसरे नंबर पे आता है खपत, कंजप्शन। कंजप्शन मान लो एक्स से वाई हो गया, बढ़ा या घटा जो भी है, जो भी है एक्स से वाई हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि तीसरे नंबर पे आता है खर्चा, भैया पैटर्न यही रहेगा, पैटर्न को चेंज नहीं करना, पहले कीमत फिर खपत और फिर खर्चा। और खर्च का मतलब यानी कि एक्सपेंडिचर का मतलब है इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। तो खर्च का रेशियो हो जाएगा ए एक्स और बी वाई, यानी कि पहले अगर खर्चा ए एक्स था तो बाद में खर्चा कितना हो गया, बाद में खर्चा हो गया बी वाई का। इसको समझो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे क्या बोला, किसी भी सामान की कीमत पहले थी ए, बाद में हो गई बी, बढ़ी या घटी जो भी है, उसकी खपत, उसका कंजप्शन पहले था एक्स, बाद में हो गया वाई, बढ़ा या घटा जो भी है मतलब नहीं है, वो सवाल में देखेंगे। तो खर्चा कितना होगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, कीमत को खपत से गुणा कर दो, खर्चा हो जाएगा ए एक्स और बी वाई का रेशियो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूं, इसको मैं साइड में खिसका दूंगा यहां पर। अब सुनना, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, और ये स्पेशल केस है। ये क्या है, ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस, स्पेशल केस पढ़ना चाहिए। अब ये स्पेशल केस है कि अगर हमें खर्चा समान रखना है, खर्चा समान रखना है का मतलब है, भाई मान लो आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर है, 100 रुपए लीटर है, और आपका फिक्स है कि पापा मुझे सप्ताह में 500 रुपए देते हैं पेट्रोल के लिए। पापा को मतलब नहीं है कितना लीटर आएगा, कुछ आएगा, अपने बजट से पापा ने मुझे वीक में 500 रुपए देने हैं पेट्रोल के लिए। पापा को मतलब नहीं है कीमत घटी या बढ़ी, जस्ट 500 का पत्ता निकाला, हमें देना है। वो हमारे ऊपर है, हमें थोड़ा सा मार्केट रेट का पता करना है कितना कीमत चल रही है। तो हफ्ते में मुझे 500 रुपए पेट्रोल के मिलते हैं। मान लो आज पेट्रोल की कीमत है 100 रुपए, तो आपको पेट्रोल कितना मिलेगा, 5 लीटर। भाई बड़ी मैं मोटी मोटी सी कैलकुलेशन बता रहा हूं आपको। 100 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल आता है, तो 500 रुपए पापा ने सप्ताह में दिए, तो 5 लीटर पेट्रोल आएगा। ओके सर। मान लो कल को पेट्रोल हो गया 150 रुपए लीटर। मान लो पेट्रोल हो गया 150 रुपए प्रति लीटर। सर आप सवाल को रटवाते हो, समझाते नहीं हो। अच्छा, जाते कैसे हैं तो तुम मुझे बता दो भाई, फिर हो सकता है मुझे आज तक समझाना नहीं आया।
फिर मैं अपनी बुराई खुद कर रहा हूं। फिर मुझे आज तक समझाना ही नहीं आया। अगर इस जो जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं अगर इसे रटवाना बोलते हैं तो फिर मैं इस तो सवाल के एक वर्ड का ऑपरेशन करके तुम्हें बताता हूं। एनीवे, आपका अपना सोच है भाई, आप डिसाइड करो क्या करना है। अभी टाइम है, अभी ये शुरुआत हुई है। अगर आप स्विच कर जाओगे कहीं और पढ़ोगे तो आप कवर कर लोगे 2-3 महीने में सिलेबस को, ठीक है। तो मैथ्स आप कहीं और से पढ़ लेना बच्चा, अगर मुझसे समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस बात को गुस्सा होके नहीं बोल रहा हूँ। ये मत कहना सर आप तो गुस्सा हो, मैं गुस्सा नहीं, मैं एक जेन्युइन बात कह रहा हूँ। आप पढ़ लो, लेकिन आपका अगले 3 महीने में कवर होना चाहिए। अब सुनो, पेट्रोल हो गया 150 रुपए पर लीटर। खर्चा कितना है आपका? 500 रुपए ही है। पापा ने तो 500 रुपए ही देना है। पापा ने तो 500 रुपए ही देना है। वो हमारा है कि भैया पहले हमें 100 रुपए के हिसाब से 5 लीटर मिल रहा था, अब 150 के हिसाब से कम मिलेगा। लेकिन खर्चा हमारा 500 रुपए से ना तो ऊपर हुआ है ना कम हुआ है। चाहे पेट्रोल की कीमत बढ़ी हो, चाहे पेट्रोल की कीमत घटी हो, जो हमारा पापा का फिक्स 500 रुपए देना है उतने ही देंगे वो। यानी कि खर्चा हमें नहीं बढ़ाना है। तो अगर कीमत बढ़ेगी तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा बोलो। पहले मैं हफ्ते में 500 रुपए का पेट्रोल डलवाकर पूरे मोहल्ले में हूं करते हुए घूमता था बाइक को। लेकिन अगर पेट्रोल 150 का हो गया तो भाई मुझे 7 दिन तक बाइक को चलाना है, 7 डेज तक, तो मैं थोड़ा सा घूमना कम कर दूंगा, पेट्रोल को बचाऊंगा मैं। ऐसे ही करूंगा ना मैं, अगर मुझे पूरे 7 दिन बाइक चलानी है, 500 रुपए का पेट्रोल 7 दिन के बाद डलता है, तो भैया वो 7 दिन में मैं फिर कम घूमने की कोशिश करूंगा कि यार 150 रुपए हो गया है, कम पेट्रोल आ रहा है बाइक में। पता चला 2 दिन में खत्म हो गया, पापा ने कूट दिया पकड़ के, उड़ा दिया 2 दिन में 500 का पेट्रोल। तो ये बड़ी हमारी घरेलू बात है, जिस तरीके से मैंने आपको समझाया कि अगर हमें खर्चा समान रखना है, अगर हमें खर्चा समान रखना है, एक्सपेंडिचर को क्या रखना है बच्चा, अगर हमें एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है, अगर हमें एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है, खर्चे को समान रखना है, तो कीमत का जो रेशियो होगा, रेट का जो रेशियो होगा, सपोज कितना है, रेट का जो रेशियो है, सपोज मैंने कहा ए से बी है, तो जो खपत का रेशियो होगा, खपत का जो रेशियो होगा, कंजप्शन का जो रेशियो होगा, बच्चे याद रखना वो उल्टा हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा वो, जस्ट रिवर्स। अगर हमें कब खर्चा समान रखना है, जरा खर्च निकाल के बताना मुझे कितना आएगा, इन दोनों की गुणा ए बी और इन दोनों की गुणा भी ए बी। देख लो, पहले भी खर्चा ए बी था, बाद में भी खर्चा ए बी है, तो मुझे खर्चा क्या करना पड़ा है, समान रखना है। तो जो रेशियो मेरा किसका, कीमत का होगा बच्चे, उसका जस्ट उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा, कंजप्शन का। और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। दो टाइप इससे कवर होंगे, एक तो ये वाला टाइप में कुछ क्वेश्चन है, और इससे अगले वाला टाइप जो मैं कराऊंगा वो तो पूरा का पूरा इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। अगला टाइप तो कंप्लीट इसी पे बेस्ड है। ठीक है भैया, मैंने आपसे क्या बोला कि अगर खर्चा समान है, जैसे आपसे कहेगा किसी की कीमत 20% बढ़ गई, तो आप कीमत का रेशियो निकालोगे, खपत का रेशियो जस्ट उसका उल्टा कर दोगे। ठीक है, चलो अब सवाल की तरफ अगर मैं आपको लेकर चलूं तो जरा ये सवाल देखना, जरा ये सवाल देखना और मुझे बताओ इसका जवाब। सवाल है, यदि पेट्रोल की कीमत 90 रुपए पर लीटर से बढ़कर 110 रुपए पर लीटर हो जाए, तो किसी व्यक्ति को अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी ताकि उस पर हुआ जो खर्चा है वो समान रहे। साफ साफ बोलेगा वो कि भाई कीमत बढ़ी है, तो बताओ खपत को कितना परसेंट कम करें कि जो खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है वो समान रहे। भाई कीमत यानी कि उसका जो रेट है, पहले कितना है 90, बाद में कितना हो गया 110, तो रेशियो कितना है 9 से 11। अब आप मुझे एक बात बताओ बच्चे कि अगर उसका खर्चा, अगर उसका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, अगर उसका खर्चा समान रखना है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि रेट का रेशियो अगर 9-11 है
तो खपत का रेशियो 11 से 9 उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा कर दो, तभी तो खर्चा समान रहेगा भैया। 11 नाम 99 और 11 नाम 99, तभी तो खर्चा समान रहेगा। बस आपसे पूछ रहा है बताओ खपत को कितने परसेंट कम करें, तो खपत पहले थी 11, अब हो गई 9, यानी कि खपत में आई है 2 की कमी। कितने की कमी आई है? 2 की। और अगर परसेंट में निकालना है तो 2 बटा ओरिजिनल पुरानी खपत है 11 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 200 बटा 11%। तो 11 एकम 11, 9, 11 अट्ठे 88, 18.18%। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 18.18% की कमी करनी पड़ेगी खपत में। बोलो, अगर खर्चा समान है तो जो रेशियो कीमत का होगा जस्ट उल्टा रेशियो किसका कर दो? खपत यानी कि कंजप्शन का कर दो। कितने की कमी है? 2 की कमी है, बटा 11 गुणा 100, 18.18। ठीक है जी। चलो एक सवाल अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं बच्चा। आज क्लास में 10 मिनट पहले आपकी छोड़ रहा हूं, ठीक है? एक थोड़ा सा पर्सनल रीजन है उसके लिए, तो उस वजह से नहीं, एज सच 10 मिनट पहले छोड़ता नहीं है मैं। कल हम इसको देखेंगे। बाकी मिलते हैं भाई कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।